हाय फ्रेंड्स, मैं जुनैद अजीज़ फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे, जहाँ मुश्किलें आसान हो जाती है। आज मेरी बात 9th के बच्चों के साथ होगी, स्पेशली स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के साथ। सोशल स्टडीज़ में स्टैंडर्ड 9th में एक लेसन है क्लाइमेट, तो उस क्लाइमेट पे चर्चा होगी। जो बच्चे स्टैंडर्ड 9th के हैं वो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, यह उनके काम आएगा। तो आप नोटबुक अपडेट करिए और नोटबुक लेके बैठिए मेरे साथ, और हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट पे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चूँकि 9th का जो पूरा सिलेबस है वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में है। ज्योग्राफी की में जितने भी लेसन्स उसमें प्रेस्क्राइब किए हैं बोर्ड ने, वो सारे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में हैं। तो उसमें ये लेसन नंबर 3 है, उस पर मेरी बात होगी। क्लाइमेट, ये है क्लाइमेट। हिंदी में इसको बोलते हैं जल वायु। आप बोर्ड पे ध्यान से देखें तो इस जलवायु में हिंदी में 2 शब्द मिले हुए हैं, एक जल और दूसरा वायु। मतलब जल और वायु के मिश्रण से जो दशा उत्पन्न होती है, जो कंडीशंस क्रिएट होते हैं, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से कि जल और वायु का मिश्रण ही क्लाइमेट है या जलवायु है, ये पूरी बात समझ में नहीं आती है। पूरी बात को समझने के लिए आपको एक दूसरे तरफ चलना पड़ेगा कि अब आप उसको ऐसे समझें कि जैसे ये एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी जगह पे एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, और दूसरा होता है एक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए। तो एटमॉस्फेयर का ये कंडीशंस 2 तरह का होगा, किसी जगह पर लॉन्ग पीरियड के लिए होगा और किसी जगह पे शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो लॉन्ग पीरियड के लिए एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन जहाँ पे है वही कंडीशन वहाँ की क्लाइमेट कहलाती है। और जबकि शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वो कंडीशन कहीं पे अपीयर होता है तो उसको हम वेदर बोलते हैं। तो क्लाइमेट को लॉन्ग पीरियड के लिए एक कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, या लॉन्ग पीरियड का कंडीशन क्लाइमेट इसलिए कहलाता है कि इस कंडीशन को बदलने के लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है, कि आफ्टर 30 ईयर्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन एनी प्लेस कैन बी चेंज। एक लंबे समय, मतलब 30 साल के इंटरवल के बाद किसी जगह पे ये क्लाइमेट का कंडीशन चेंज होता है, जबकि वेदर के साथ ऐसी बात नहीं है। वेदर कभी भी बदल सकते हैं। जैसे कभी आपने सुबह में तेज़ धूप देखा होगा, दोपहर होते होते तेज़ वर्षा हुई, शाम होते होते फिर अच्छी धूप निकल आई। तो ये 12 घंटे में एटमॉस्फेयर के ये 3 तरह के जो बदलते हुए कंडीशंस हैं, ये वेदर है उस पार्टिकुलर प्लेस का जहाँ पे आपने ऐसे बदलते हुए कंडीशन देखे। तो वेदर और क्लाइमेट में ये बड़ा डिफरेंस है कि वेदर भी एटमॉस्फेयर का कंडीशन है और क्लाइमेट भी एटमॉस्फेयर का कंडीशन है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि क्लाइमेट किसी भी रीजन में, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ये काउंट नहीं होगा। एक बड़े रीजन पे ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस किया जाता है, जबकि वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, जबकि दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तो इससे ये मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इस बात को अब पूरी तरह समझ चुके होंगे कि ये क्लाइमेट और वेदर दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने के बावजूद भी ये किसी पार्टिकुलर रीजन और प्लेस पे अलग अंदाज में प्रभाव डालते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो ये था आपका क्लाइमेट। अब इसमें एक दूसरी चीज़ जो समझने वाली है कि अगर वर्ल्ड के क्लाइमेट मैप को आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि इस क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। जैसे कोपेन थॉर्नथवेट ने भी इस पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर कई जोन्स के अंदर बांटे हैं। तो मुझे अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, मुझे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में क्लाइमेट के इस बदलते हुए कंडीशन पर बात करनी है।
तो इंडिया के क्लाइमेट पे जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वो असल है मॉनसून। ये है मॉनसून। मॉनसून शब्द का जो जन्म है, द मॉनसून टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसिम। मॉनसून शब्द का जन्म अरबी लैंग्वेज के मौसिम से हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। अरबिक लैंग्वेज में मौसिम का अर्थ ये होता है कि समय के साथ बदलती हुई हवा या समय के साथ हवाओं की बदलती हुई दिशा। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन मतलब वैसी हवा जिसके डायरेक्शन समय के साथ बदल जाएं, वैसे हवाओं के लिए अरबिक लैंग्वेज में मौसम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस मानसून का जन्म भी उसी मानसून से हुआ है। तो पता ये चला कि मानसून का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्या है कि जैसे आप गर्मी के मौसम में देखेंगे कि हवाएं सी टू लैंड चलती है, और जाड़े के मौसम में आप देखेंगे कि वही हवा रिवर्स करती है, लैंड टू वाटर चलती है। तो हवा वही है, सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग या समय के साथ अगर उसकी ये दिशा चेंज हो रही है कि गर्मियों के मौसम में वो वाटर टू लैंड चलती है, सर्दियों के मौसम में वही हवा फिर रिट्रीट करके लैंड टू वाटर चलती है। तो ये समय के साथ जो ये बदलने वाली हवा है या और हवाओं की जो ये दिशा है, तो इस समय के साथ बदलने वाली यही हवा मौसम कहलाती है, मानसून कहलाती है। और इंडिया के क्लाइमेट पर इस मानसूनी हवाओं का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि इंडिया के क्लाइमेट को जो डिटरमिनेट करते हैं, उसके जो मेजर डिटरमिनेंट्स हैं, उसमें इस मानसून विंड का बहुत बड़ा रोल है। वैसे किसी जगह के क्लाइमेट पे कुछ और भी लोकल फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं, उस पर भी मेरी चर्चा होगी। लेकिन भारत के प्रोस्पेक्ट में इस मानसून विंड का सबसे बड़ा असर पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट पे। इसलिए इंडिया के क्लाइमेट को हम लोग मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं, चूँकि भारत में समय के साथ बदलने वाली ये हवाओं की जो दिशा है, ये क्लाइमेट में एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो इंडिया के क्लाइमेट को इस बेस पे हम लोग मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। जो गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे कि वाटर से लैंड की तरफ चलती है हवा, सर्दी के मौसम में लैंड से वाटर की तरफ ये रिट्रीट करती है ये विंड। इसलिए इस मानसून को हम लोग दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, एक समर मानसून मतलब गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाएं, दूसरा विंटर मानसून जिसको आप रिट्रीटिंग मानसून भी बोलेंगे या लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं, जो सर्दियों के मौसम में लैंड टू वाटर चलती है। तो ये समय के साथ हवाओं की बदलती हुई दिशा है जो इंडियन क्लाइमेट को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोकल फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वैसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट या फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। वैसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट पे प्रभाव डालते हैं या क्लाइमेट को डिटरमिनेट करते हैं, तो उन्हें आप लिख सकते हैं कि फैक्टर्स दैट डिटरमिनेट क्लाइमेट। क्लाइमेट को डिटरमिनेट करने वाले फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट पे सीधा प्रभाव डालते हैं वो 9 हैं, जिन्हें हम लोग लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। लैंड फॉर्म्स। अब इस लैंड फॉर्म्स में जितने लेटर्स हैं उसको आप ध्यान से देखिए, LANDFORMS, ये लैंड फॉर्म्स, ये 9 फैक्टर्स हैं जो आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें सबसे पहला है एल। एल का मतलब है यहाँ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड सबसे पहला फैक्टर है जो क्लाइमेट को डिटरमिनेट करेगा या क्लाइमेट पे टोटली इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। अब ये कैसे करता है, आइए इसको देखते हैं। लैटिट्यूड का मतलब यहाँ है कि जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे पैरेलल्स और मेरिडियन का एक नेटवर्क होता है, वो भी आपने देखा होगा। उसमें एक इक्वेटर, एक जो इमेजिनरी पैरेलल लाइन्स है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, उसको भी आपने देखा होगा। फिर आपने उस पर क्लाइमेटिक जोन या हीट जोन की चर्चा की होगी प्रीवियस क्लास में, स्टैंडर्ड 6th में। तो आपने उसमें देखा होगा कि जैसे ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में ये एक इक्वेटर है जो 0 डिग्री का वैल्यू रखता है। उसके बाद 23.5 डिग्री की एक लाइन है
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। 66.5 डिग्री की भी एक लाइन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। फिर 90 डिग्री पोल है। फिर इधर आप साउदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं तो 23.5 डिग्री की लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री की भी लाइन है जो कहलाती है अंटार्कटिक सर्किल। और ये 90 डिग्री ये साउथ पोल है ये। अब ये हीट जोन का ये डिमार्केशन है। तो ये 0 डिग्री जो ये इक्वेटोरियल रीजन है, और इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है ये मतलब टॉरिड जोन कहलाता है। टॉरिड जोन कहलाने का मतलब कि जैसे यहाँ सन है तो ये सन रेज यहाँ सीधा मतलब स्ट्रेट पड़ता है। ये सन है तो सन रेज इस लो लैटिट्यूड में सीधा पड़ता है, इसलिए ये एरिया काफ़ी गर्म होगा और यहाँ की क्लाइमेट भी गर्म होगी, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर इस जोन में या इस एरिया में 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है, इसमें एंगुलर डिस्टेंस सन रेज का थोड़ा बढ़ता है, तो किरणें तिरछी होंगी तो यहाँ गर्मी भी कम पड़ेगी, मतलब यहाँ सर्दी गर्मी दोनों पड़ती है, इसलिए ये टेम्परेट जोन हो गया। यहाँ पे ये वाला एरिया जो आप देखेंगे ये 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दोनों तरफ आप यहाँ देखेंगे, दोनों हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे सन रेज का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो इस दोनों से कहीं ज़्यादा है, इसलिए किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है और हीट की जो प्राप्ति है वो बहुत कम होती है। इंसोलेशन इसको बोलते हैं, सूर्य से जो प्राप्त होने वाली गर्मी है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। तो इस एरिया में और इस एरिया में सबसे कम हीट की प्राप्ति हुई, इसलिए क्लाइमेट यहाँ का ठंडा हुआ, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। लैटिट्यूड ने क्लाइमेट को इस तरह से प्रभावित किया कि जो एरिया जितना लो लैटिट्यूड में बसा होगा, मतलब इक्वेटर के एडजेसेंट या अगल बगल में होगा, वहाँ की क्लाइमेट गर्म। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इक्वेटर से पोल की तरफ, लैटिट्यूड भी हाई होता चला जाएगा, तो यहाँ पे ठंडी भी और गर्मी भी दोनों पड़ेगी, मतलब क्लाइमेट और मॉडरेट टाइप का हो जाएगा। गर्मी के मौसम में गर्मी भी होगी, सर्दियों के मौसम में सर्दी भी पड़ेगी। लेकिन ये वाला एरिया जो हाई लैटिट्यूड के अंदर आता है 66 ऑनवर्ड्स टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये एरिया जो है ये काफ़ी दूर होता है इक्वेटर से, मतलब ये हाई लैटिट्यूड के अंदर आने की वजह से ये बिल्कुल ठंडा होता है, जिसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो लैटिट्यूड ने क्लाइमेट को ऐसे प्रभावित किया या इस रूप में इन्फ्लुएंस किया कि जो एरिया जितना लो लैटिट्यूड में बसा होगा क्लाइमेट उतनी ही गर्म, और जो जितना हाई लैटिट्यूड में बसा होगा उतनी ठंडी होगी। एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे आप श्रीलंका को देखते हैं, इंडिया के साउदर्न पार्ट को भी देखते हैं, जायरे को देखिए, कॉन्गो बेसिन को देखिए, या फिर इस इक्वेटोरियल रीजन में जो भी जगह बसे हुए हैं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ इस रीजन के अंदर आते हैं, साउथ अमेरिका के भी बहुत सारे कंट्रीज़ इस रीजन के अंदर आते हैं। तो इससे वहाँ पे गर्म क्लाइमेट की तरफ इशारा मिलता है, और वहाँ पे इस गर्म क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार सिर्फ उसका जोग्राफिकल लोकेशन है। जबकि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, या फिर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बसे हुए जो हाई लैटिट्यूड के अंदर जो आते हैं रीजन, वहाँ की क्लाइमेट ठंडी है, वो सिर्फ इसलिए कि वो हाई लैटिट्यूड में बसा हुआ है। ये सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आता है उस लैंड फॉर्म में, एल के बाद ए का मतलब है अल्टीट्यूड या हाइट। ये दूसरा जो फैक्टर है वो ये है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट। अब आप देखेंगे कि जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन से आप इधर आते हैं तो आप इधर ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, और ये प्लेन है, और आप धीरे धीरे माउंटेन की तरफ उठते हैं। तो किसी भी लैंड फॉर्म की जो हाइट का मेजरमेंट होगा वो इस सी लेवल से होता है, चूँकि दुनिया के सारे समंदर लगभग प्रायः एक दूसरे में कहीं ना कहीं पर मिलते हैं, और वहाँ पे वो बिल्कुल लेवल बराबर होता है। तो इस सी लेवल से किसी भी लैंड फॉर्म की हाइट को आप मेज़र करते हैं। तो सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप उठते जाएंगे, तो सी लेवल के बाद सबसे पहला जो लैंड फॉर्म आएगा कम हाइट का, वो प्लेन है, फिर प्लेटू है, फिर प्लेन है। ये लैंड के डिफरेंट टाइप्स हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट का जो लैंड फॉर्म होता है वो माउंटेन होता है। तो सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर उठने के बाद
टेम्परेचर डिक्रीज करता है, घटता चला जाता है। घटने का जो रेट होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस होगा एट द रेट ऑफ 165 मीटर पे। तो सी लेवल से ऊपर की तरफ, इस एटमॉस्फेयर में जैसे ही ऊपर की तरफ आप उठेंगे तो हर एक 165 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस करता है। तो टेम्परेचर के इस माइनस होने का जो रेट है या जो ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसको लेप्स रेट बोलते हैं। लेप्स रेट मतलब टेम्परेचर के घटने का रेट ये कहलाता है। अब एग्जांपल ऐसे लीजिए कि यहाँ जैसे सी लेवल पे या इस प्लेन पे जो बिल्कुल एडजेसेंट है सी लेवल के, यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री है, गर्मी के मौसम में 30 डिग्री, और आप 5000 मीटर की हाइट पे आ गए। यहाँ मतलब 5000 मीटर की हाइट पर चले आते हैं तो हर एक 165 मीटर के रेशियो से का मतलब ऐसे हुआ कि ये 6 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पे। तो 5000 मीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो आप 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ प्लेन में या सी लेवल पर रखते हैं और 5000 मीटर की हाइट पे चले जाएंगे तो 5000 मीटर की हाइट पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। तो 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री माइनस हुआ टेम्परेचर, 30 यहाँ पर था, तो पता ये चला कि इस 5000 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर आपका 0 डिग्री होगा। तो ये 0 डिग्री जो टेम्परेचर हुआ तो क्लाइमेट बहुत ठंडी हो जाएगी। कभी कभी स्नो फॉलिंग का भी वहाँ सिचुएशन देखने को मिलता है। साल के 9 महीने में वहाँ ठंड भी पड़ती है। 3 महीने गर्मियों के मौसम में थोड़ी बहुत धूप निकलने से आइस मेल्टिंग का भी प्रोसेस शुरू होता है, जो बाद में ग्लेशियर बन के कहीं कहीं पे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये असल मैं एल्टीट्यूड की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप एल्टीट्यूड को समझिए कि जो जगह या जो एरिया जितना नीचे बसा हुआ होगा, मतलब सी लेवल के लगभग बराबर में या थोड़ी हाइट पे, वहाँ की क्लाइमेट गर्म होगी। और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी लेप्स रेट की वजह से, मतलब टेम्परेचर के डिक्रीज करने की वजह से क्लाइमेट वहाँ की ठंडी हो जाएगी। यही वजह है कि प्लेन एरिया में गर्मी पड़ती है और माउंटेन एरिया में या हिल स्टेशंस में क्लाइमेट ठंडी होती है। जैसे आप इंडिया ही में देख लीजिए, शिमला को, दार्जिलिंग को, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, गढ़वाल, हरिद्वार, इवन सिक्किम या जो भी इस तरह से हिल स्टेशंस इंडिया में बसे हुए हैं, वहाँ साल के 9 महीनों में ठंडी लगती है, क्लाइमेट ठंडा होता है, चूँकि लेप्स रेट का प्रोसेस वहाँ पे काम करता है। ये दूसरा फैक्टर था ए। और तीसरा फैक्टर है एन। एन का मतलब है कि नियरनेस फ्रॉम द सी। आप इसको नोट कर सकते हैं, नियरनेस फ्रॉम द सी। नियरनेस फ्रॉम द सी मतलब समंदरों से नज़दीकी या निकटता, ये तीसरा है। चौथा फैक्टर जो है वो डी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। उसके बाद एफ मतलब फॉरेस्ट, उसके बाद ओ मतलब ओशन करंट, उसके बाद आर मतलब रेनफॉल, देन एम मतलब माउंटेन, देन एस मतलब सॉइल। ये सारे 9 फैक्टर्स हुए जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगली बात जब मेरी आपके साथ होगी तो उसमें इस अलग अलग फैक्टर्स पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि हाउ दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक सजेशन आपके लिए और है, 25 से, इसी मंथ के 25 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए कंप्लीट सीरीज ऑफ सोशल स्टडीज फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू क्लास 12th। कि हम लोग इसी 25 से सोशल स्टडीज़ की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक की होगी। तो ये ब्रॉड रिवर क्लासेस चैनल का मतलब ये है कि जहाँ मुश्किलें आसान हो जाए, तो यू कैन गेट द ऑल ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सोशल स्टडीज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 12। फिर अगले आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज़ या जीएस का जो फंडा होता है, कम समय में एक अच्छा इन्हांसमेंट या एक अच्छा अचीवमेंट हम लोग कैसे ले सकते हैं। तब तक आप रेगुलर बने रहिए मेरे इस चैनल पे, आप इसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ब्रॉड रिवर क्लासेस, जहां मुश्किलें आसान हो जाती हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।